मार्क्स आते हैं 184 से 208, तो आपको पीएचडी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। एनटीए की बात करें तो वो बहुत इन डेप्थ में जाता है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाता है। मैं कहता हूं तो बहुत ज्यादा टेक्निकल एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज ऑफ जर्नलिज्म, या कहें कि उसका क्वेश्चन जर्नलिज्म के सिलेबस में क्या कर रहा है। हेलो एवरीवन, आज बेसिकली हम यूजीसी नेट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे पूरा सिलेबस, यानी हम पूरा एंटायर सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कवर करेंगे। पेपर 1 भी कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पैटर्न, जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए यूजीसी नेट में एनटीए के द्वारा सेट किया जाता है, या वो जो मेजर क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है एनटीए का जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को लेकर, आज हम वो देखने वाले हैं। क्योंकि हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं तो हम यूनिट वाइज चलेंगे, यूनिट 1 to 10 तक। उसका हर एक टॉपिक, हर एक क्राइटेरिया, हर एक वो चीज़ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है अपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए, और जो मैंने एक्सपीरियंस करी है 2 बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम देते हुए, वो सब कुछ हम अपनी इस सीरीज़ में, या कहें कि अपने इस यूट्यूब चैनल पे कवर करेंगे। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को शुरू करने से पहले, उस सीरीज़ को शुरू करने से पहले, करंट में यूजीसी नेट का जो क्राइटेरिया है या यूजीसी नेट का जो पूरा पैटर्न है, उसको हम समझ लेते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। सबसे पहले जल्दी जल्दी हम एक पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम का। तो यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। कहने के लिए ये पेपर 2 होते हैं, लेकिन 3 घंटे का कंबाइंड एग्जाम होता है, जिसमें आपको 2 पेपर अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। पेपर 1 कॉमन पेपर होता है, यानी वो जितने बच्चे यूजीसी नेट के एग्जाम में अपीयर होंगे उन सबका सेम पेपर होगा। या कह लें कि चाहे बच्चा जर्नलिज्म का हो, या हिस्ट्री का हो, या ज्योग्राफी का हो, या जितने भी सब्जेक्ट यूजीसी नेट में एनटीए कंडक्ट कराता है, उन सबका पेपर 1 कॉमन होता है, सबका सेम सिलेबस होता है, सेम क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो पेपर 2 होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो चॉइस बेस्ड होता है। जैसे मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूं, तो मैंने जर्नलिज्म का एग्जाम ऑप्ट किया, तो पेपर 1 तो कॉमन पेपर होगा, पेपर 2 मेरा जर्नलिज्म का होगा। अब उन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, टाइम हमको मिलेगा 3 घंटे का, ठीक है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 घंटा मिलेगा हमें पेपर 1 के लिए, 2 घंटे मिलेंगे हमें पेपर 2 के लिए। तो हमारा 3 घंटे का पेपर हो गया। पेपर 1 के लिए हो गया 1 घंटा, और पेपर 2 के लिए हो गए 2 घंटे। अब क्वेश्चन पैटर्न कैसे होगा? बेसिकली होता यह है कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो क्या बना क्राइटेरिया? पेपर 1 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, ठीक है। पेपर 2 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, टोटल हो गए 300 मार्क्स। तो आपका जो पूरा पेपर होता है वो होता है 300 मार्क्स का, जिसमें से 200 नंबर का होता है आपका ऑप्ट किया हुआ सब्जेक्ट, और 100 नंबर का होता है पेपर 1 जो सबका कॉमन होता है। हर एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हर सही क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलेंगे और गलत क्वेश्चन पर 0, कुछ नहीं मिलेगा, निगेटिव में नहीं जाता। अब हम बात करते हैं कट ऑफ क्राइटेरियाज की, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम होता है
पीएचडी करने के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी, और जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी। अब एक ही एग्जाम से ये तीनों चीजें कैसे डिसाइड होती हैं? क्योंकि एक ही एग्जाम आप ऑप्ट करोगे, एक ही एग्जाम में आप अपीयर होगे और ये तीनों चीजें हो जाएंगी। यानी आप पीएचडी भी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी और जेआरएफ, ये तीनों ही चीजें वन एग्जाम में हो जाती हैं। होती कैसे हैं? मान लीजिए जैसे मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूं, मैं अपना हिसाब से बता देता हूं आपको जर्नलिज्म में अगर मुझे जर्नलिज्म में पीएचडी भी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है और जेआरएफ भी चाहिए, तो क्या होगा? सपोज करो 300 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अब इस एक ही एग्जाम में जब आप अपीयर होगे तो उसकी 3 कट ऑफ जाएंगी, 3 कट ऑफ लगेंगी। कैसे? पहली कट ऑफ लगेगी पीएचडी के लिए, दूसरी कट ऑफ लगेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और तीसरी कट ऑफ लगेगी जेआरएफ के लिए। यानी एक ही एग्जाम होगा और 3 बार कट ऑफ लगेंगी। यानी उस एक एग्जाम में ही आपके कितने मार्क्स आए हैं, वो मार्क्स का नंबर डिसाइड करेगा कि इन 3 में से आपको क्या मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जर्नलिज्म से असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनने वाले हो और पीएचडी भी करनी है, और पीएचडी करनी है आपको जेआरएफ के साथ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ, या कहें कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे 300 नंबर का पेपर है, तो कट ऑफ कैसे लगती है? मान लीजिए हो सकता है किसी बार या हर बारी अलग अलग नंबर्स पे कट ऑफ लगेगी। तो अगर मैं हाइपोथेटिकली बताऊं, जो मेरे टाइम पे भी था जनरल कैटेगरी में, आपको अगर आपके मार्क्स आते हैं 164 से 184, ठीक है, ये पहली कट ऑफ है, तो आपको सिर्फ पीएचडी मिलेगी। अगर आपके मार्क्स आते हैं 184 से 208, तो आपको पीएचडी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स आते हैं 208 प्लस, तो आपको मिलेगा जेआरएफ। ठीक है, तो यानी एक ही एग्जाम देना है आपको और 3 कट ऑफ लगेंगी। अब मान लीजिए आपके नंबर आए 164 से कम, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी आप उस एग्जाम में फेल हो गए हो। अगर आपके मार्क्स आते हैं 164 से 184 के बीच, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो, लेकिन आप किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी आपको सिर्फ पीएचडी मिला है। अगर आपके मार्क्स आते हैं 184 से 208 के बीच में कहीं, यानी 208 भी नहीं, 207 तक, तो आपको पीएचडी भी मिल जाएगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, और असिस्टेंट प्रोफेसर का टैग भी मिल जाएगा, यानी आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और अगर आपके 208 प्लस मार्क्स आते हैं, यानी आपके मार्क्स हैं 208 या 208 से ज्यादा, तो आपको जीआरएफ भी मिलेगा, यानी आप जब पीएचडी करने के लिए किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे तो सरकार की तरफ से आपको फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। प्लस आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी मिलेगा और पीएचडी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो यानी आपको फोकस करना है 208 मार्क्स पे, और अगर 208 भी नहीं तो 184 से 208 के बीच में, ताकि आपके 2 काम पूरे हो जाएं, एक पीएचडी और एक असिस्टेंट प्रोफेसर। क्योंकि मेनली जो नेट का एग्जाम कंडक्ट करा जाता है या लोग अपीयर होते हैं नेट के एग्जाम में, वो इसी पर्पस के साथ होते हैं
ताकि वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या कह सकते हैं कि नेशनल यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएं, और जैसे ही उनकी पीएचडी कंप्लीट हो या परसुइंग पीएचडी हो और किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकले असिस्टेंट प्रोफेसर की आपके सब्जेक्ट के लिए, तो वो उसके लिए एलिजिबल हो और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। कंपटीशन मतलब जो भी इंटरव्यू बेस्ड पे होता है या कुछ एग्जाम भी कंडक्ट हो सकता है, वैसे तो इंटरव्यू के बेस पे ही हो सकता है, या आपके रिसर्च स्कोर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट में तो आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो कुछ तथाकथित लोग बिना नेट और बिना पीएचडी के भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का टैग लेके घूम रहे हैं, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जब तक कि आप नेट क्लियर ना कर लो या प्रॉपर पीएचडी ना हो। तो ये तो हो गई नेट के क्राइटेरिया की बात कि एग्जाम कैसे होता है और कट ऑफ कैसे जाती है और उन कट ऑफ से हमें क्या क्या मिलता है और कैसे मिलता है। ये सब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और क्योंकि एक और चीज जो समझने वाली बात है इसी में, वो ये है कि 150 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, 150 क्वेश्चंस, ठीक है। पेपर 1 में आते हैं 50 क्वेश्चन, पेपर 1 में आते हैं आपके 50 क्वेश्चन। पेपर 1 में आते हैं 50 क्वेश्चन, और क्योंकि पेपर 1 में होती हैं 10 यूनिट्स, ऐसे कह सकते हैं कि 10 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, तो ये बात सर्टेन है या रिजिड है ये बात कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये कंफर्म है कि हर एक यूनिट से या कहें कि हर एक सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 × 5 50 क्वेश्चंस कंफर्म है, ये बिल्कुल रिजिड है। सेम वैसे ही पेपर 2 का है। पेपर 2 में भी पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी 10 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 × 10 100। तो यानी अगर हम पूरे पेपर की बात करें तो पेपर 1 में 10 यूनिट होती हैं या कहें कि 10 सब्जेक्ट होते हैं, और हर सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन आना कंफर्म है, तो 50 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। पेपर 2 में आपने जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उसमें हर सब्जेक्ट से, यानी उस एक एग्जाम की, जैसे मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूं तो जर्नलिज्म में 10 सब्जेक्ट होंगे और हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आएंगे। ये कंफर्म है, ये रिजिड है, ऐसा नहीं है कि 1 से 20 आ गए और 1 से 1 भी नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता। कंफर्म है कि 10 सब्जेक्ट हैं तो हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन, इस तरीके से 100 क्वेश्चन, इस तरीके से 100 क्वेश्चन आएंगे, ये कंफर्म है। अब हम शुरू कर रहे हैं। अब क्योंकि हम जर्नलिज्म की सीरीज शुरू कर रहे हैं तो हम चलेंगे यूनिट वाइज, प्लस हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, होल सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और पैटर्न। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने 2 बार नेट का एग्जाम दिया है, और जिस एक चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है वो यही हुई है कि पेपर किस तरीके से सेट किया गया है। क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब हम यूजीसी नेट का एग्जाम अटेंड करते हैं या एग्जाम में अपीयर होते हैं तो
हमें नहीं पता होता कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे ये पहले से लग रहा था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था, कि नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, जैसे एमसीक्यूज होते हैं कि एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है। लेकिन मैं टोटली गलत था उस चीज़ में। क्वेश्चन वैसे नहीं आते कि एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन बहुत, मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर साल 10,000 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ जर्नलिज्म में अपीयर होते हैं। अच्छा, इसकी भी बात कर ही लेते हैं। बेसिकली यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, 1 ईयर 2 एग्ज़ाम। ठीक है। एक और क्राइटेरिया जो हमने मिस कर दिया वो ये है कि जेआरएफ की एज लिमिट होती है, यानी पीएचडी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो उसकी जो करंट लिमिट है वो 31 ईयर है। उसकी जो अपर एज लिमिट है करंट सिनारियो में वो 31 ईयर्स है। यानी अगर आपकी एज 31 से कम है तो आपको जेआरएफ मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा, चाहे आपने अप्लाई ही क्यों ना किया हो जेआरएफ के लिए। मतलब अगर आपने जेआरएफ ऑप्ट भी किया है और आपकी एज 31 से ज़्यादा है तो आपको वो नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी मिलेगी। तो अगर आपको जेआरएफ लेना है तो 31 से पहले पहले लेना पड़ेगा। उससे ज़्यादा होते ही आप जेआरएफ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर चले जाओगे और वो आपको ऑप्ट करने के बाद भी नहीं मिलेगा। क्लियर है। वापस आते हैं अपने उस पैटर्न वाले क्वेश्चन पे जो हम बात कर रहे थे पहले। होता ये है कि क्वेश्चंस इतने सिंपल नहीं होते नेट के एग्जाम में। नेट एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पूरे देश में कंडक्ट कराया जाता है और कंपटीशन वाकई बहुत टफ होता है। तो क्वेश्चंस का लेवल भी आप ऐसे समझ लो कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम में ही अपीयर होने जा रहे हो आप। इतना टफ पेपर आता है उसका आराम से। ऊपर से अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो यूजीसी नेट का पेपर 1 होता है उसमें कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो हमें समझ आ रही होती हैं, जो हमने पढ़ रखी होती हैं काफ़ी बार या कहीं ना कहीं सुनी होती है। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये कहेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रीहेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग जैसी जो यूनिट होती है ना, या जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जैसी यूनिट होती हैं, या कहे कि रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, या कहें कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट्स हैं, यूनिट में बोल रहा हूँ बल्कि ये पूरे पूरे सब्जेक्ट हैं, है ना। तो वो कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि वो सर के ऊपर से ही जाते हैं अगर आप उस फील्ड से नहीं रहे हो। जैसे अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा है तो वो लिटरली सर के ऊपर जाने वाली चीज है। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड देखने में लग सकता है कि ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन वो इंसान का रीजनिंग जो माइंड होता है या जो लॉजिकल माइंडसेट होता है कि इंसान कैसा सोच सकता है एज अ टीचर, उसको टेस्ट करता है टीचिंग एप्टीट्यूड को। यानी वो फ्यूचर की जो संभावनाएं होती हैं आफ्टर बिकमिंग अ टीचर, उसको पहले ही टेस्ट कर लेता है एग्जाम की फॉर्म में। जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो वो आप ऐसे मान के चलो कि लगभग खूब सारी जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, उसको पूरा ही कवर कर लेता है लगभग, अगर मैं ठीक हूं तो। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट हैं, जैसे एक आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो हम नॉर्मली अपने नॉर्मल लाइफ में यूज करने वाले जो गैजेट्स होते हैं उनको यूज तो कर रहे होते हैं, लेकिन यूजीसी नेट अगर एग्जाम की बात करें या एनटीए की बात करें तो वो बहुत इन डेप्थ में जाता है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पेपर वाकई टफ सेट करता है एनटीए यूजीसी नेट के लिए। और दूसरी चीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चंस रेयरली आते हैं। रेयरली ही ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर 150 पेपर
अगर 150 क्वेश्चन का पेपर है तो मैं कह सकता हूं कि उसमें से 40% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, 40% जो डायरेक्ट होंगे, ठीक है। 40% ऐसे हो सकते हैं जो इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। इनडायरेक्ट मतलब वो होंगे तो सिलेबस से ही, लेकिन इतना घुमा फिरा के पूछेंगे कि दिमाग घूम जाएगा। और 20% तो ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ माइंड ही होते हैं, एकदम पता नहीं, कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ से क्वेश्चन आया है या ये कैसा क्वेश्चन है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो होता वो भी सिलेबस से ही है, लेकिन वो किस तरीके से आया है और किस दुनिया से आया है वो नहीं पता चलता। जब आप बाद में आंसर की देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन वहाँ से था या ऐसे था। वैसे समझ में नहीं आता कि कहाँ से वो क्वेश्चन आया है, एग्जाम में समझ में नहीं आता, है ना। तो ये हो गया आपका मोटा मोटा थोड़ा सा पेपर का पैटर्न हमने समझ लिया, क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे डिवाइडेड होते हैं वो समझ लिया, एनटीए के क्राइटेरिया समझ लिए, है ना। नेट और पीएचडी और मतलब पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ कैसे मिलता है वो हमने समझ लिया। अब आते हैं हम वापस से अपने जो कोर सब्जेक्ट है जर्नलिज्म पे। जर्नलिज्म में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि क्योंकि जब हम जर्नलिज्म की पढ़ाई भी करते हैं, जब हम एक स्टूडेंट होते हैं जर्नलिज्म के बैचलर्स में या मास्टर्स में तो हमने अपने एग्जाम्स में या अपने सिलेबसेस में भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जर्नलिज्म एकदम से यूनिक सब्जेक्ट होता है। जब हम 12th तक की पढ़ाई करते हैं या तो मैथ से करते हैं या बायोलॉजी से करते हैं या आर्ट से करते हैं या कॉमर्स से करते हैं, ह्यूमैनिटीज, एग्रीकल्चर, इन सब से करते हैं, जर्नलिज्म एक सरप्राइज की तरह आता है, एकदम यूनिक, एकदम आउट ऑफ दी वर्ल्ड चीजें होती हैं, है ना। कुछ जैसे लेखन का बहुत बड़ा महत्व होता है, समझने का बहुत बड़ा महत्व होता है, पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स कहाँ क्या चल रहा है ये सब कुछ बड़ा समझ की बात होती है। लेकिन अगर मैं एग्जाम की बात करूं जो एनटीए कंडक्ट कराता है जर्नलिज्म का, तो वो बहुत, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा टेक्निकल एग्जाम होता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज ऑफ जर्नलिज्म, या कहें कि ग्लोबल जर्नलिज्म, जो ग्लोबल सोसाइटी ऑफ जर्नलिज्म है पूरी दुनिया की, ना केवल इंडिया की, उसमें भी इन डेप्थ में जाके क्वेश्चंस क्रिएट करता है या सिलेबस क्रिएट करता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट यूनिट की ही बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म की, तो उसमें पूरी दुनिया के जर्नलिज्म को कवर कर लेता है। पहला ही टॉपिक है उसका हिस्ट्री, है ना, जो कि आता है कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म के अंदर। कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म पहले हिस्ट्री आता है, और हिस्ट्री में ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म, उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म की हिस्ट्री, ये सब कुछ पूछा जाता है। अब अगर मैं नॉर्मली देखें, जब हम सिलेबस देखते हैं तो हमको लगता है कि एक वर्ड ही तो है कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म, है ना। और हमें लगता है कि ये जो सिलेबस है, सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म, तो हमें बस कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म पढ़ना है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म के अंदर मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जितना मैंने पढ़ा है उसको, या जितना मैं पिछले 6-7 साल से जर्नलिज्म को पढ़ रहा हूं, उस अकेले कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म में पूरी ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म आती है, हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया आता है, एवरी मीडियम ऑफ जर्नलिज्म जैसे टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट या आउटडोर जो जर्नलिज्म होता है जैसे बैनर, पोस्टर, लीफलेट्स या प्रिंटिंग प्रेस, इन सब की हिस्ट्री आती है। दूसरा, फिलोसॉफिकल वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म, फिलोसॉफिकल वर्ल्ड, जितना भी फिलोसॉफिकल वर्ल्ड है, जितने भी फिलोसफर्स आज तक हुए हैं जर्नलिज्म में, उन सब की हिस्ट्री, या उन सब ने कब क्या बोला, कहां बोला, कैसे बोला, वो सब इन डेप्थ में आता है। और ये मैं पूरे सिलेबस की बात नहीं कर रहा, जर्नलिज्म के सिलेबस के जो 10 यूनिट्स हैं, उस यूनिट में यूनिट 1 के एक टॉपिक की बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म की, उसमें इतना सब कुछ आता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इन डेप्थ एनालिसिस या कितना इन डेप्थ हमको स्टडी करना पड़ता है। और ऐसे ऐसे इस
एक यूनिट में, यूनिट 1 में कम से कम 20 से 25 टॉपिक हैं जर्नलिज्म के, और वैसे वैसे 10 सब्जेक्ट हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बल्कि वो सिलेबस बन जाता है जर्नलिज्म का। दूसरी चीज जो जर्नलिज्म में स्पेसिफिकली होती है, मान लो आप इंग्लिश लिटरेचर से या किसी और सब्जेक्ट से, जैसे हिस्ट्री है, उससे आप यूजीसी नेट का एग्जाम ऑप्ट करने जा रहे हो, तो हिस्ट्री रिजिड होती है। हिस्ट्री में डेट याद कर ली तो वही आएंगी, सिनारियो याद कर लिया तो वही रहेगा, चेंज नहीं हो सकती, हिस्ट्री कभी बदली नहीं जा सकती। जर्नलिज्म में हर दिन नई घटनाएं घटती हैं, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। हो सकता है 10 साल पुरानी कोई एक्टिविटी हुई हो, उस पर आज कुछ नया अपडेट आया हो, तो यानी जो 10 साल पहले हुआ है और आज जो हुआ है वो एक नया टॉपिक बन गया है, एक नया यूनिक टॉपिक बन गया है ना। अब उसको भी हमें पढ़ना है, वो भी हमसे अछूता नहीं रहा है, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो अब हमारे सिलेबस का पार्ट बन गया है। तो जर्नलिज्म लिटरली, अगर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो थोड़ा सा डाइवर्स है, थोड़ा सा स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। पूरी दुनिया में कोई घटना घटित हो रही है, उस घटना के बारे में हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अचानक से बन जाएगा। अमेरिका में 2008 में क्या हुआ था, उसका 2025 से क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन को जन्म दे देगा, और वो आ भी सकता है। जैसे मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं कि ट्विटर ने किस ईयर में कहां पे सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, किस देश के तख्ता पलट में, या जो भी फलाना ढिमकाना कुछ हुआ होगा। अब कौन सोच सकता है कि ट्विटर एक सोशल मीडिया ऐप है ना, वो उसने किसी ईयर में, किसी देश में, किसी रेवोल्यूशन में अपनी कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उसका क्वेश्चन जर्नलिज्म के सिलेबस में क्या कर रहा है, क्योंकि सिलेबस में कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म पढ़ना है तो वो उसमें मिलेगा, उसमें वो कवर हो जाएगा। कहीं किसी देश में मीडिया को लेकर कोई रेगुलेशन बनाया गया, कोई भी नियम बनाया गया, वो कवर होगा आपका मीडिया लॉज एंड एथिक्स में। अब मीडिया लॉज एंड एथिक्स यूनिट नंबर 6 होती है, वो अपने आप में इतना बड़ा एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है मीडिया का कि दुनिया के जितने भी मीडिया रेगुलेशंस हैं, स्पेसिफिकली जो इंडिया के मीडिया रेगुलेशंस हैं, उनकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनका इतिहास, उनकी वर्किंग्स, उनका एक एक आर्टिकल, उनका एक एक सेक्शंस, उनके प्रोपाउंडर्स, वो कैसे बना, वो एक्ट, वो लॉ, वो जो भी है, वो एथिक्स है, जो भी है, वो कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, वो सब कवर करता है एनटीए। ये मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं, जब हम सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें पता चलेगा ये चीज, है ना। अभी तो हम सिर्फ जर्नलिज्म की थोड़ी सी बात कर रहे हैं। जैसे एक और मैंने पेपर 1 में भी बात करी थी, और जर्नलिज्म में स्पेसिफिकली एक आईसीटी करके एक यूनिट होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये छोटी सी यूनिट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 टॉपिक होंगे, ज्यादा से ज्यादा, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा। इन 10 टॉपिक में पूरी दुनिया की जितनी भी ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, आपके स्मार्टफोन से रिलेटेड, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, जितना भी साइबर होता है, जितना भी साइबर नेटवर्किंग होती है, जितना भी इंटरनेट की दुनिया है, जो भी है इंटरनेट पे, वो सब कवर हो जाता है इन 10 टॉपिक्स में। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, या जितना मैंने तैयारी करते हुए एनालाइज किया था, तो आईसीटी में जो 10 टॉपिक्स हैं उस यूनिट में, उन 10 टॉपिक में पूरा ब्रह्मांड कवर कर लेता है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ भी हो, कहीं भी हो, किसी भी देश की टेक्नोलॉजी हो, वो सब कवर कर लेता है, और लिटरली बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाता है। दूसरा, अगर मैं क्वेश्चन के लेवल की एक बार बात करूं, तो जो मेरे लिए पहली बार जब मैं एग्जाम अपियर करने जा रहा था, जो आउट ऑफ सिलेबस की बात थी, तो मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं स्क्रीन पे।
मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन लिखा है आपका। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं ये बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा है, इसके 6 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए 6 ऑप्शंस में से कौन से 4 ठीक हैं, कौन से 4 ठीक हैं। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हो सकता है जैसे ए बी सी डी। अब कौन से 4 ठीक हैं, तो ये क्या हो सकता है, 1 2 3 4, ये भी हो सकता है। 1 3 4 5, ये भी हो सकता है। 1 4 5 6, ये भी हो सकता है। 2 3 6 1, ये भी हो सकता है। अब इनमें से एक भी आपने, मान लो आपको समझ में आ रहा है कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, नीचे के 3 में से आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा है ना। हो सकता है ऐसा कि आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन के ये 3 तो क्लियरली है ही है, ये तो मुझे कंफर्म है, इन 3 में से कोई एक हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहां पे दिक्कत फंसती है, क्योंकि अगर आपने ये पता लगा लिया कि 1 2 3 तो पक्के हैं, तो 1 2 3 तो इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं। यहां लिखा है 1 2 3 4, यहां लिखा है 1 2 3 5, यहां लिखा है 1 2 3 6, है ना। इसमें दिक्कत होती है। इसलिए मुझे लगता है कि बिल्कुल यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम की तरह है, और मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस इस तरीके के होता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे उसमें बोला कि मैचिंग करो, मान लो मैचिंग का क्वेश्चन है, और ये बताओ कि मैचिंग का कौन सा पैटर्न ठीक है। तो 1 2 3 4, ए बी सी डी। अब इसमें कितनी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, देखो, ए एक से भी हो 1 का ए भी जा सकता है, बी भी जा सकता है, सी भी जा सकता है, डी भी जा सकता है। 2 का ए भी जा सकता है, बी भी जा सकता है, सी भी जा सकता है, डी। 3 का भी ऐसे ही हो सकता है, और 4 का भी ऐसे ही हो सकता है। कितने सारी प्रोबेबिलिटीज बनी। अब इसके ऑप्शन क्या होंगे, जैसे अगर मैं देखूं तो ऐसा भी हो सकता है 1A 2C 3B 4D, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 1A 2C 3D 4B। अब आपको ये तो पता है कि पहले का B है, कंफर्म याद है आपको। दूसरे का A है, कंफर्म याद है आपको। तीसरे का C है या D है, नहीं याद आपको। हो गया गलत। अब यहीं पे आप सारा दिमाग खाओगे, या कहें कि ये क्वेश्चन यहीं पे सारा दिमाग खाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि 3 का मुझे C भी लग रहा है, A भी लग रहा है, और A का मुझे B भी लग रहा है, D भी लग रहा है। 1000 पैटर्न बन सकते हैं यहां पे। इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा एक ठीक है, यहां से चूज करना है आपको। इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि एक क्वेश्चन आया और उसके 4 ऑप्शन आए और उसमें से एक को टिक करके ठीक कर दिया, ऐसा नहीं होता। यूजीसी नेट के एग्जाम में या किसी भी इस लेवल का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, या कह सकते हैं कि 30% क्वेश्चन या 25% क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट होते हैं कि क्वेश्चन पूछा और उसके आंसर ऑप्शन में 4 हैं और आपको लगा कि 2 है तो उसको टिक कर दिया। ये रेयर चीज़ है। आई होप आपको इस वीडियो में यूजीसी नेट एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर, पैटर्न, सिलेबस की एक रफ नॉलेज, या कहें कि एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हुई होंगी, और जर्नलिज्म का एक मोटा मोटा रफ स्ट्रक्चर, या कहें कि ब्लूप्रिंट या रफ स्केच समझ में आया होगा। आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके हर एक यूनिट और उसके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि
हर नए टॉपिक का नया अपडेट आप तक पहुंच जाए और कुछ भी आपसे मिस ना हो। दूसरी चीज, हम जब एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, जब हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, जर्नलिज्म के हर यूनिट के हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, तो उसमें हम सिलेबस को कवर करेंगे, सिलेबस में जो दिया गया है उसको। उसके बाद हम देखेंगे उसका इन डेप्थ, ताकि कुछ भी छूटे ना। तीसरा हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, क्योंकि मैंने कम से कम 5000 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, या कहें कि जहां भी जितना भी कंटेंट जर्नलिज्म का फैला हुआ है पूरे इंटरनेट पे, सारा एक्सप्लोर करने के बाद 5000 क्वेश्चंस मैंने अपने बकेट में रखे हुए हैं। और हर टॉपिक से, मान लो हम आईटी एक्ट पढ़ रहे हैं, मीडिया लॉज एंड एथिक्स वाले यूनिट में, तो आईटी एक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो, और कितने क्वेश्चन आईटी एक्ट से बन सकते हैं, जैसे भी जो भी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं कि क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ऐसे बन सकता है, हम वो जरूर देखेंगे। आई होप आप वीडियोस में बने रहेंगे। इस वीडियो के लिए थैंक यू।